नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। अपने देश में एक तरफ तो औरतों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, कहीं माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ विद्या, माँ लक्ष्मी की तरह उनकी पूजा अर्चना की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस अति महत्वपूर्ण आधी आबादी को इस पुरुष प्रधान समाज में आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी उनको परेशान किया जाता है, उनको दबा कर रखा जाता है। और विचलित करने वाली बात तो ये भी है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हर वर्ग, हर समाज और लगभग हर धर्म में हो रहा है। यानी पुरुषों की सोच महिलाओं के बारे में ज्यादातर एक जैसी ही दिखाई देती है। कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के साथ 9 अगस्त को जो हुआ, उसके बाद से ये मांग बढ़ने लगी कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और भी कड़े कानूनों की जरूरत है। इसी के बाद बंगाल की राज्य सरकार भी होश में आई और जनता के गुस्से को देखते हुए अब सख्त कानून बनाने की शुरुआत आज ममता बनर्जी की सरकार ने कर दी है। ममता सरकार के इस कदम के बाद क्या, जिसको समर्थन लगभग हर पार्टी का मिला है, सवाल यह है कि क्या इसके बाद पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध रुक जाएंगे? रेप पर फांसी की सजा का प्रावधान है इस नए बिल में, जिसका नाम अपराजिता रखा गया है। पर इसके सवाल भी बहुत से खड़े हो गए हैं, इसके लीगल पहलू भी है। इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे कि आज जो बिल पास हुआ है वो कितना असरदार अदालतों में दिखाई देगा। दूसरी बड़ी कहानी जो आज की हमारी होने वाली है वो है इजराइल से जुड़ी हुई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बहुत जबरदस्त दबाव है। अपने देश की जनता का दबाव, अपने देश की विपक्षी पार्टियों का दबाव, और अब तो उनके जो सबसे करीबी दोस्त माने जाते हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने भी बेंजामिन नेतन्याहू के कामकाज के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी इस इजराइल और हमास की लड़ाई से? इस पर भी आज हम तफसील से बात करेंगे, मेहमान भी हमारे साथ होंगे। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे आज के इस बुलेटिन की उस खबर के साथ जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार ने एक बड़ा काम कर दिया है। अपराजिता यानी जिसे हराया ना जा सके, जिसे कभी पराजित ना किया गया हो, जो अजय हो। अपराजिता के नाम से बने कानून को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने आज एक सुर से पास कर दिया। खास बात है कि रेप के मामलों में दोषी व्यक्ति को सजाए मौत दिए जाने का प्रावधान है। महिलाओं के साथ जाति करने वालों को फांसी की सजा दिलाने वाले इस अपराजिता कानून को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक करार दिया है। ममता बनर्जी ने आज के अपने भाषण में क्या क्या बोला वो आगे आपको सुनवाते हैं, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आज अपराजिता नाम का जो बिल विधानसभा से पश्चिम बंगाल में पास हुआ है, उस बिल की खास बातें क्या है। जब ये बिल अमल में आएगा, जब इसको मंजूरी मिल जाएगी, उसके बाद से क्या क्या बदलाव आएंगे। सबसे पहले तो रेप करने पर फांसी या तउम्र कैद की सजा मिलेगी। ये आपके सामने ग्राफिक्स स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्या क्या अपराजिता कानून की खासियत है, वो इस ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। पीड़िता की मौत पर फांसी की सजा तय हो। अपराजिता कानून के प्रावधानों में गैंगरेप पर भी फांसी या तउम्र कैद का प्रावधान रखा गया है। एक और खास बात है कि 36 दिन में एक टाइम फ्रेम तय कर दिया गया है। 36 दिन में इस रेप के मामले की जांच या गैंगरेप के मामले की जांच पूरी की जाएगी। और अगला पॉइंट है, रेप केस की जांच विशेष टीम से कराई जाएगी, रेगुलर जांच में वो नहीं जाएगा। और जल्द फैसले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाए जाएंगे। तो ये खास बातें इस बिल की जो आज विधानसभा से पास हुआ है। ममता बनर्जी ने सीबीआई से मेडिकल छात्रा के मामले की जांच जल्द से जल्द पूरा करने की अपील भी की। आपको याद दिलाएं, दरअसल हुआ क्या, पिछले महीने की 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और फिर मर्डर के बाद लोगों का गुस्सा पश्चिम बंगाल में, खासकर कोलकाता में उबाल पर है। कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और काम करने की जगहों पर हिफाजत जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कोलकाता ही नहीं, देश भर की सड़कों पर डॉक्टर, महिलाएं और आम लोग विरोध में हैं। मामले में जिम्मेदार लोगों पर उंगलियां उठने लगी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे भी मांगे जाने लगे। खुद ममता बनर्जी भी सड़क पर उतरी
और रेप से निपटने के लिए सख्त से सख्त कानून लाने का ऐलान किया और इस बाबत उन्होंने केंद्र सरकार को एक नहीं दो बार चिट्ठियां भी लिखी। आज वो बिल अपराजिता के नाम से राज्य विधानसभा में ले भी आई और वो पारित भी हो गया। लेकिन सवाल ये कि क्या इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी? ये मामला भले कानून व्यवस्था से जुड़ा हो, लेकिन इसके पीछे सियासत हावी है और ये बात आज के बिल पर होने वाली बहस के दौरान जाहिर हो गई। क्या ममता बनर्जी ने इस दौरान बीजेपी शासित राज्यों में होने वाली बलात्कार की घटनाओं का जिक्र कर दिया? अगर आप पड़ताल करके या सही जानकारी देते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर आप गलत, गुमराह करने वाली, झूठी और उकसाने वाली जानकारी देते हैं तो इसे हटाने के लिए कहने का अधिकार है। क्या आपको उन्नाव याद है? आप तो इसे मानते तक नहीं हैं। ये एक तथ्य है कि देश में रेप के रोज तकरीबन 90 मामले होते हैं। इनमें से कई में पीड़िता की मौत हो जाती है, जो दुखद है। उत्तर प्रदेश के झांसी में चलती कार में एक नाबालिग के साथ रेप किया गया। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी ने भी पलटकर ममता बनर्जी के इंटेंशंस पर, उनकी नीयत पर सवाल खड़े किए। हालांकि बीजेपी ने इस विधेयक को अपना समर्थन तो दिया, लेकिन उन्होंने विधानसभा में जमकर नारेबाजी की, ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि इस बिल को पास कराकर सीएम ममता बनर्जी की नीयत, जनता का जो गुस्सा है उसको ठंडा करने की कोशिश है। आपने क्या बोली? ये बिल लाने की मंशा मैं आपको बता दूं, ये मंशा है जन राय की। पूरा देश इस मामले की निंदा कर रहा है। देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस शर्म के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार विरोध प्रदर्शनों और लोगों को गुस्से से ध्यान भटकाना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि जब इस कानून को मंजूरी मिलेगी, उसके बाद क्या बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध बंद हो जाएंगे? और सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि ममता बनर्जी तो इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध भी लगातार होते रहे, तब यह कानून क्यों नहीं लाया गया? आइए जानते हैं पहले सौरभ गुप्ता की इस रिपोर्ट में कि आज कोलकाता में क्या हुआ। देखिए, आज जो कानून पास हुआ है, जिसका नाम रखा गया है अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल 2024, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो प्रावधान रखे गए हैं वो तृणमूल सरकार का कहना है कि जो नए क्रिमिनल लॉज है जिसमें नहीं है, यानी कि अगर आप पनिशमेंट की बात करें, जहाँ पे कम पनिशमेंट है वहाँ पे पनिशमेंट को मैक्सिमम किया गया है रेप जैसे गुनाह के लिए। और इन्हीं चीज़ों का प्रावधान इस जो नया लॉ आज पास हुआ है असेंबली में, वो रखी गई है। आपको अगर बता दूँ, इसमें 3 चीज़ें जो सामने आती है वो एक है जो अपराजिता टास्क फोर्स, जो DSP लेवल रैंक ऑफिसर के द्वारा लीड किया जाएगा। फिर उसमें टाइमलाइन रखी गई है कि कितने दिन में इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है और उसके बाद कितना उसमें इन्वेस्टिगेशन को एक्सटेंड करने का अगर ज़रूरत पड़े तो कितना समय दिया है और कौन सी रैंक के ऑफिसर ये कर सकते हैं। और तीसरा जो पनिशमेंट्स की बात की है, जो डेथ पेनल्टी है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो नेचुरल लाइफ ऑफ कॉन्विक्ट है, इन सारे चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया। हालांकि इसमें जब बिल के टेबल करने के बाद बहस हुआ असेंबली में, वो भी हो रहा था वहाँ पे, जिसमें शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी ने एक दूसरे पर निशाना बनाया। पॉलिटिकल कई बातें भी उसमें की गई है, लेकिन इसमें जो पश्चिम बंगाल में एक गुस्सा है लोगों के मन में, जो एक मास एंगर है, जो एक पब्लिक एंगर है इस घटना को लेकर, उसके बारे में यहाँ पे जो एक पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से इस तरीके का घटना ना हो, डेटरेंट बनाने के लिए ये कानून बनाया गया है। और ये कानून पश्चिम बंगाल सरकार ने आज पास किया है। हालांकि इसके बाद क्या इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिलेगा, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो इसमें दोनों सरकारों का अधिकार है कानून बनाने का, लेकिन क्या इसमें असेंट मिलेगा या क्या दूसरे राज्यों ने जिन्होंने ऐसे बिल पास किया लेकिन उनको असेंट नहीं मिल पाया है इन बिल्स के लिए, वैसे ही स्थिति यहाँ पर भी बनेगी। इन सारे चीज़ों पर एक्चुअली अभी तक क्या होगा ये देखना बाकी है, लेकिन ये बिल ज़रूर पास हुआ है। दोनों बीजेपी और
तृणमूल एक साथ इस बिल को सपोर्ट किया है, लेकिन एक दूसरे पर बहस के समय खामियां और कमियां ये सारे निकाले भी हैं। और ये आज हुआ है, एक ऐतिहासिक बिल ज़रूर है ये, क्योंकि यहाँ पे जो पनिशमेंट्स है उसको कड़ी कर दी गई है, कड़ी सज़ा की जो प्रावधान है वो इस बिल में रखी गई है। जैसा कि मेरे सहयोगी सौरभ बता रहे थे कि कुछ राज्यों ने ऐसा कानून लाने की कोशिश की है। आपको थोड़ा सा समझा देते कि कौन कौन से वो राज्य हैं। 2 राज्यों ने ऐसे कानून लाने की कोशिश की थी। आंध्र प्रदेश का कानून तो 3 साल पहले लागू भी हो गया, लेकिन महाराष्ट्र के इसी तरह के कानून को अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। क्या मामला है, क्या पेचीदगियां हैं, क्यों ममता बनर्जी को भी मुश्किलें आ सकती हैं, हम इस आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की बिल की स्थिति देखेंगे तो शायद आपको दिशा समझ में आएगी। तो पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बिल की, जिसका नाम आंध्र प्रदेश ने दिशा बिल रखा। विधानसभा ने 13 दिसंबर 2019 को पास किया। 21 दिनों में इसमें सुनवाई कर लेने का प्रावधान है। खास बात है, टाइम फ्रेम मात्र 21 दिनों का है। रेप और गैंगरेप पर मौत की सजा का प्रावधान है। 7 दिनों में जांच पूरी होगी, 14 दिनों में सुनवाई होगी और 7 दिनों में जांच पूरी हो जाएगी। ये इसकी खास बात है। 4 महीनों के बजाय 21 दिनों में पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। बच्चों के खिलाफ और दूसरे यौन अपराधों पर भी उम्र कैद की सजा होगी। राज्यपाल ने जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया था और 17 जुलाई 2021 को ये दिशा कानून, जो कि आंध्र प्रदेश विधानसभा ने पास किया था, उसको राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई थी। तो ये कानून तो एक तरीके से लागू हो गया है। लेकिन महाराष्ट्र का जो कानून है, जिसको शक्ति नाम दिया गया है, शक्ति विधेयक, शक्ति बिल, उसकी क्या स्थिति है वो उसको दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश की दिशा बिल की तरह उसको आधार बनाकर इस बिल को तैयार किया गया। 14 दिसंबर 2020 को विधानसभा में पेश हुआ। मुंबई में रेप, एसिड हमला, सोशल मीडिया पर फूहड़ सामग्री डालने पर मौत की सजा और 10 लाख तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान है। जांच और चार्जशीट के लिए 15 दिन का वक्त रखा गया है। सुनवाई पूरी करने के लिए 30 दिन का वक्त है। मार्च 2022 में मंजूरी के लिए यह बिल केंद्र सरकार के पास भेजा गया था। महाराष्ट्र सरकार से 2 वर्षों से कई सवाल केंद्र सरकार ने पूछे हैं। केंद्र सरकार ने यहां तक पूछा है कि 3 जो नए कानून बने, जिसको भारतीय न्याय संहिता कहते हैं, BNS, उसके बाद भी क्या अब इस कानून की कोई ज़रूरत है? महाराष्ट्र सरकार को इन सवालों के जवाब केंद्र को भेजने हैं। अभी तक जवाब नहीं भेजे गए हैं। तो सवाल है कि क्या वाकई में इस अपराजिता बिल का कोई भी असर होगा? क्योंकि बिल पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की सरकार ने, पूरी की पूरी विधानसभा ने पास तो कर दिया है। कुछ सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी इशारा किया, क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होंगे, या फिर अब जो रेपिस्ट होते हैं वो महिलाओं के साथ रेप करने के बाद उनकी हत्या तो नहीं कर देंगे, हत्या करने से तो नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि हत्या करने की सज़ा भी फांसी है और अब रेप की सज़ा भी फांसी तय कर दी गई है इस नए कानून के तहत, चाहे वो दिशा हो चाहे वो अपराजिता हो। बहुत ही पेचीदगियाँ इस पूरे मामले को लेकर, इतना आसान नहीं है। मेरे इस मामले पर जस्टिस अशोक माथुर हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट के भी जज रह चुके हैं। और जस्टिस सुधीर सक्सेना, क्योंकि पूर्व जज है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर सक्सेना साहब से हमने बात की है कुछ देर पहले और उनसे पूछा यही चीज़, इस कानून को लेके क्या आपको लगता है कि इस बिल के पास होने के बाद क्या है? पहली बात तो इंटेंशन क्या है और क्या कोई रोकथाम होगी? सुनते सुधीर सक्सेना ने क्या कहा। देखिए, कानून बनाने का पर्पस तो मतलब बड़ा स्पष्ट है कि लोकल जो पॉपुलेशन की लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी उसे सेटिस्फाई करना है, पैसिफाई करना है। क्योंकि जैसे आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा आउटलेज था कि ही वाज रेप्ड। सिमिलरली जो कर्नाटक, महाराष्ट्र में ये हुआ, यही क्वेश्चन बंगाल के रेप ने पूरे देश को मतलब उत्तेजित कर दिया। तो लगा गवर्नमेंट को कि इन्हें पैसिफाई भी करना है और दे शुड बी सम स्ट्रिंजेंट लॉ। तो उन्होंने इसलिए से इनेक्ट किया है और इसमें चेंज तो उन्होंने किए ही, आप भी जानते हैं चेंज किए हैं। हालांकि मुझे ऐसा पर्सनली मेरा अनुभव ये कहता है कि BNSS में प्रोविजन के पर्याप्त थे और शायद इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इन्होंने डेथ पेनल्टी किया है या कुछ प्रॉब्लम शॉर्ट किया है इसके इन्वेस्टिगेशन टाइम को, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लॉज आर ऑलरेडी देयर, बट इनका इम्प्लीमेंटेशन हो और सबसे बड़ी बात है कि सही चार्जशीट फाइल हो।
क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब आप जानते हैं हिंदुस्तान में फॉल्स इम्प्लीकेशन की टेंडेंसी है। बहुत जगह बहुत सारे केस इसलिए फाइल होते हैं कि रेप केस फाइल करके कंपनसेशन मिल जाता है। बहुत से केस में सिर्फ रिवेंज के लिए फाइल होते हैं, कुछ केस ब्लैकमेल के लिए फाइल होते हैं। इन पनिशमेंट देने से हमें ये भी देखना हो कि ऐसा तो नहीं कहीं कि निर्दोष लोग इसके बलि चढ़ जाएं, क्योंकि लॉ ये कहता है कि इंजर्ड विटनेस है या रेप की सर्वाइवर है विक्टिम है, उसकी टेस्टिमनी सफिशिएंट है फॉर कन्विक्शन, कॉर्पोरेशन तुरंत मिल ही जाता है। तो इसलिए इसमें सबसे बड़ी जरूरत मेरे हिसाब से यह है इन्वेस्टिगेशन जो है ऐसे लोगों के हाथ में हो जो बिल्कुल लीगल इंटीग्रिटी के हों, जो पैशनेट हो, प्रोफेशनल हो, ताकि सही चार्जशीट जाए, कन्विक्शन का रेशियो भी बढ़े। तो सुना आपने जस्टिस सक्सेना साहब को। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए, जस्टिस अशोक माथुर जी जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, और हमारे साथ जुड़ रही हैं जानी मानी एक्टिविस्ट भी हैं विभिन्न राइट्स की और खुद वकील भी हैं आभा सिंह जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप दोनों का इस शो में मैं स्वागत करता हूं। मेरा पहला सवाल जस्टिस अशोक माथुर जी से है। सर बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए एनडीटीवी इंडिया के लिए। आज जो कानून पश्चिम बंगाल की विधानसभा से पास हुआ जिसका नाम अपराजिता रखा गया है, क्या हमारे देश में सख्त कानून नहीं थे? इसकी क्या ज़रूरत थी अपराजिता कानून की? क्या मकसद लगता है आपको जस्टिस माथुर? नहीं, पहले भी हिंदुस्तान के अंदर सख्त कानून था। 213 के अंदर आपने देखा होगा कि निर्भया कांड के बाद में एक कानून बना जिसके अंदर डेथ सेंटेंस का भी प्रोविजन था, परंतु आप देखिएगा स्टैटिस्टिक उठा के कितने डेथ पेनल्टीज दी गई थी। सवाल ये पैदा होता है कि डेथ पेनल्टी प्रोवाइड करना तो आसान है, परंतु उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनल्टी रेयर ऑफ रेयर केसेस में दी जानी चाहिए। तो सिर्फ प्रोवाइड करने से कोई समाधान नहीं हो जाएगा समस्या का। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे डिफिकल्टी है प्रोसिक्यूशन पे जिम्मेदारी की। प्रोसिक्यूशन की जिस तरह से लेथार्जिक एटीट्यूड होता है और जिस तरह समय में बहुत में टाइम कार्य नहीं कर सकता, सबसे बड़ा कारण तो एक्विटल का यही होता है। 90% केस का एक्विटल का कारण प्रोसिक्यूशन की लेथार्जी है। अगर प्रोसिक्यूशन में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो और एविडेंस टाइमली पेश हो तो मुझे कुछ इसको दिखता नहीं कि इसमें कन्विक्शन नहीं होगा। परंतु 90% केसेस में हालत ये है कि प्रोसिक्यूशन प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करता नहीं, अपने हिसाब से गवाह पेश करता नहीं, और प्रेशर रहता है जुडिशियल ऑफिसर पे। जुडिशियल ऑफिसर के कहने के बाद, समझाने के बाद भी, कुछ करने बाद भी स्थिति वो की वो रहती है। हर प्रोसिक्यूशन आके अपनी असमर्थता प्रकट करता है कि साहब सम्मन भेजे गए, तामील नहीं हुई, एसएल रिपोर्ट नहीं, एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई, मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। इस तरह के ये छोटे छोटे मुद्दे से सारी कानून की जो इंटेंसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। जी, आप डेथ पेनल्टी प्रोवाइड कर दीजिएगा। डेथ पेनल्टी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है नया संहिता के अंदर 64A और B के अंदर। अगर आज किसी तरह का रेप हुए और उसमें डेथ हो जाए तो उसके डेथ पेनल्टी दी जाती है, प्रोवाइडेड है। और निर्भया के बाद में अगर आप स्टैटिस्टिक देखेंगे तो कितने आदमियों को डेथ सेंटेंस दिया गया है। अभी तक भी अपनी मानसिकता इसके ऊपर नहीं आएगी, जबकि डेथ सेंटेंस का ऑलरेडी प्रोविजन कर दिया गया है। और दूसरा, स्टेट को कानून बनाने का अधिकार है, स्टेट को कोर्ट और कोर्ट बनाने का अधिकार है, परंतु सवाल ये है कि ये सब होने के बावजूद भी अभी जो गर्म बात है उस वक्त तो आप देखेंगे कि सब बहुत ही चिंतित हैं इस विषय में, परंतु जिस तरह समय की होते होते ये बात वही हो जाएगी जिस तरह दूसरे कानून में होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जस्टिस माथुर आप बोल रहे हैं। अगर मैं आपकी बात का एक छोटा सा इन्फ्रेंस निकालूं और गलत बोलूं तो आप मुझे करेक्ट करिएगा कि जो अभी मामला गर्म है, पूरे मीडिया में हाईलाइट बनी हुई है, जनता सड़कों पर है, लोगों में रोष है, उससे ध्यान अपने लिए जो गुस्सा है वो कम करने के लिए शायद एक कोशिश की गई है, क्योंकि कानूनों की तो कमी नहीं है अपने देश में,
कड़े से कड़े कानून है। और जो बात आपने की वो 100% ठीक लगती है कि प्रोसिक्यूशन प्रॉपर होता ही नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो कि प्रशासन के सरकार के अधीन होती है वो ठीक से काम नहीं करती है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो कोई और एजेंसी हो। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगा हुआ है उसकी 10 पोस्टिंग हो जाती है बार। जब एविडेंस होने की आती है तो 10 बार समझ जाते हैं, वो 10 जगह पोस्ट आउट हो जाता है। कहाँ से उसको ट्रेस आउट करके लाना और उस पर करना। अगर आज आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं कि मर्डर केस में या रेप केस के अंदर एक ही आदमी इन्वेस्टिगेट करेगा, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में हो, उसकी जिम्मेदारी होगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी कि उसमें कन्विक्शन हुए। अगर कन्विक्शन फेल होता है तो उसको रीज़न देने पड़ते हैं और रीज़न जस्टिफाई करने पड़ते हैं, नहीं होते हैं तो उसके खिलाफ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है। पुराने ज़माने में जितने भी प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर होते थे उनकी जिम्मेदारी होती थी, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सारे उसके जब भी इन्वेस्टिगेशन के प्रोज और कॉन्स राइटिंग में लिखता है और कहता था कि भाई इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी दूर कीजिएगा, इसको इस तरह ठीक कीजिएगा। आज की स्थिति में पोजीशन ये है कि सारा बर्डन कोर्ट पर डाल दिया। जैसी कोर्ट के अंदर चालान पेश हुआ वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर समझा कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई। जब वो जिम्मेदारी खत्म हुई तो उसकी सीरियसनेस खत्म हुई। उसके बाद 10 सब इंस्पेक्टर आते हैं और 10 आते कहते हैं साहब मुझे पता नहीं इस केस में क्या हुआ, और नट रिजल्ट ये होता है कि उसका क्विट हो जाता है। उसके अंदर 2-3 साल बाद में होते हैं जिसमें जनता का रोष खत्म हो जाता है, जिनमें पॉलिटिशियन की आवाज धीमी पड़ जाती है। हाँ। और स्थितियां वो की वो रह जाती। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। अगर कुछ सुनने को तैयार हुए और कुछ देखने को तैयार है तो सुने। जी जस्टिस माथुर मेरे साथ विमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, जानी मानी वकील हैं, आभा जी भी जुड़ रही हैं। आभा जी को इस चर्चा में शामिल करना चाहूँगा। आभा जी, 2 चीज़ें जो कई बार खटकती भी हैं, जो कई सारे लोग बोलते भी हैं, जो इस तरह की फांसी की सज़ाओं के का एक तरीके से मुखालफत करते हैं। क्या अगर आपने फांसी की सज़ा तय कर दी तो क्या जो रेपिस्ट है, जो आरोपी है, क्या वो विक्टिम को जिंदा छोड़ेगा? क्या वो रेप करने के बाद उसका मर्डर नहीं कर देगा? क्योंकि दोनों एक्सट्रीम है, एक ही जैसी सज़ा है। देखिए, निर्भया के बाद जो जस्टिस वर्मा कमेटी बैठी थी वो डेथ पेनल्टी के पक्ष में नहीं थी। जस्टिस वर्मा का मानना था कि इससे क्या होगा कि जो विक्टिम है, जो बात आप कह रहे हैं सुमित जी, कि वो जो रेप विक्टिम होगी उसको गला घोट के या किसी भी तरह मार देंगे ताकि एविडेंस ना मिले। और मुझे लगता है कि कलकत्ता के भी आरजी कार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो रेप हुआ उसके बाद मर्डर किया, इसी इंटेंट से किया गया होगा कि वो डिपोज ही नहीं कर पाए। और भी कई केसेस आए हैं जिसमें आप देखिए कि अभी रेप के बाद वो विक्टिम को जला दे रहे हैं, तो ताकि सबूत खत्म हो जाए। तो ये इशू है। बट इससे बड़ी चीज है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में डेटरेंस, तो कानून बना है, डेथ पेनल्टी आप लाए हैं, लेकिन उसका खौफ क्यों नहीं है? क्यों कानून से डर नहीं है? और आज अगर वेस्ट बंगाल में नया कानून ला रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगी कि ये सारे पनिशमेंट्स तो पहले से ही हैं, तब भी आपका कन्विक्शन रेट इज जस्ट 28% इन रेप केसेस। तो जब रेपिस्ट को मालूम है कि वो रेप करके मर्डर करके छूट जाएगा, अगर वो बढ़िया वकील ले आएगा, वो विक्टिम की फैमिली को धमका देगा, विटनेसेस को उड़ा देगा, तो फिर कन्विक्शन ही नहीं होना है। तो यही मैसेज पूरी कंट्री में है। और निर्भया में फांसी भी हुई तो 10 साल बाद हुई, तो पनिशमेंट और क्राइम में कोई कोरिलेशन नहीं दिखता है। तो एक जो डेटरेंस फैक्टर होना चाहिए वो नहीं होता। और आप ये देखिए, पुलिस की बात है तो मैं आपको बताऊं, कल मेरा हाईकोर्ट में एक मैटर लगा है, 3 बार से लग रहा है। हर बार उसकी नंबर होता है 74, 75 और जो बोर्ड है वो 50 के बाद समाप्त हो जाता है। तो ये तारीख पे तारीख हम कब खत्म करेंगे? अगर प्रेसिडेंट को मालूम है और वो अपने स्पीच में कह रही है 32 साल, 20 साल, 12 साल लगते हैं, तो आप क्यों नहीं उसको ठीक करते हैं? जब तक जस्टिस सिस्टम को सुधारा नहीं जाएगा, वी हैव इनफ लॉज। डेथ पेनल्टी आप गैंग रेप में देते हैं, 76A में देते हैं कि अगर वेजिटेटिव स्टेट में हो गई विक्टिम, अगर वो मर गई, तो कहाँ नई चीज है? आभा जी, तो क्या आप मानेंगे ये एक तरीके का आई वॉश किया गया है? इस तरह का स्पेशल सत्र बुला के कानून बना के पास करा देना। पिछले हफ्ते से हम देख रहे थे अभिषेक बनर्जी जो कि सांसद है टीएमसी के, वो ट्वीट भी कर रहे थे कि टाइम फ्रेम होना चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। ये क्या आई वॉश है?
बिल्कुल सुमित जी, इसमें क्या नई चीज है? अभी बीएनएस में भी उन्होंने कहा कि 2 महीने में पूरा खत्म हो जाना चाहिए, हियरिंग हो जानी चाहिए। आप पुलिस को टाइम दे रहे हैं, पुलिस वाले हैं ही नहीं। आधे टाइम वो वीआईपी बंदोबस्त करते रहते हैं, सेलिब्रिटीज के पीछे लगे रहते हैं। अभी देखिए क्रिकेट में मुंबई पुलिस की जो बंदोबस्त है, उसको आपने उससे पैसे भी नहीं लिए। तो पुलिस का काम आप चाहते ही नहीं लॉ एंड ऑर्डर में हो, आप चाहते ही नहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम करे। और इस वजह से कहने के लिए वोट बैंक नहीं है महिलाएं, तो कोई बॉदर भी नहीं करता। जब इस तरह से महिलाएं या लोग सड़क पे उतरते हैं, तब ये कानून लाते हैं। शक्ति बिल लाने से या दिशा बिल लाने से कुछ हुआ? मध्य प्रदेश में आज भी सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। बुलडोजर से आप घर तोड़ रहे हैं, तब भी रेप हो रहे हैं यूपी में। तो ये जो नी जर्क रिएक्शन है, इससे कुछ नहीं होगा जब तक बिल्कुल। आप सिस्टमैटिक वे में, जैसे मैंने कहा कि आपकी तारीख पे तारीख आप मत करिए, विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम अपना आप इनफैक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली आभा जी। एक क्विक कमेंट में जस्टिस माथुर का लेना चाहूंगा। जस्टिस माथुर, जिस दिन ये घटना घटी कोलकाता में आरजी कर मेडिकल इंस्टीट्यूट में 9 अगस्त को, उसके बाद वहां पर एविडेंस के साथ छेड़छाड़ हुई। वहां के प्रिंसिपल को, जिसकी कल गिरफ्तारी हुई, संदीप घोष साहब की, उनको ट्रांसफर कर दिया गया और तुरंत ही नया कॉलेज में उनको अपॉइंट भी कर दिया गया। तो ये दिखाता है कि जो सिस्टम है, जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं मामले पर लीपापोती कर रही थी और उसी की अगली कड़ी में ये कानून लेके आओ ताकि आई वॉश हो जाए। जस्टिस माथुर, देखिए, मैं ज़्यादा शोभा जी की बात से इत्तेफाक करता हूँ, परंतु वस्तुस्थिति मैंने आपसे बताई वो यही है कि प्रोसिक्यूशन की फेलियर होती है 90% केसेस के अंदर। और ये कानून सिर्फ अभी गर्मजोशी से लाया गया है और मुझे उम्मीद है कि शायद पास भी हो जाए। और कोरे कानून बनाने से क्या होगा, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि निर्भया केस के बाद में कितने मर्डर केसेस हुए। जब तक आप किसी इन्वेस्टिगेशन की अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स करेंगे कि भाई ये केस आपको हाथ में दिया गया है, इसको इन्वेस्टिगेट करके इसका कन्विक्शन होना चाहिए। अगर वो कन्विक्शन नहीं करा सकता है तो उसकी फेलियर है, और उसकी फेलियर रिकॉर्ड पे होनी चाहिए और सब पब्लिक के सामने होना चाहिए, और सब उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत जब बहुत तक ये शुक्रिया accountability आप जस्टिस fix माथुर नहीं और आभा करेंगे, जी। सिर्फ आप दोनों ने जो बातें बोली उस बड़ी क्लियर है, बड़ी कैटेगोरिकल है, इस पे ज़्यादा कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि भाई जांच जो कर रहा है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि केस इतना मजबूत बनाए कि किसी भी कीमत पर जो अपराधी है वो छूटने ना पाए। पर आप केस मजबूत बनाते ही नहीं है। कड़े कानून तो बाद में लागू होंगे, पर एक आप जज के सामने मजबूत केस तो रखिए, जो कि एजेंसीज मोटे तौर पर फ्लॉप हो जाती हैं, असफल हो जाती हैं या कर दी जाती हैं, जो भी वजह रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया माथुर जी और आभा जी हमसे बात करने की, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, और वो खबर ये कि हरियाणा में गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सैद्धांतिक तौर पर सहमति बन गई है। आप सांसद राघव चड्ढा और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के बीच चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कमेटी बना दी है। इस कमेटी में दीपक बाबरिया हैं, अजय माकन और दीपेंद्र हुड्डा को शामिल किया गया है। ये कमेटी औपचारिक तौर पर बातचीत करेगी। अब सीटों की संख्या और विधानसभा क्षेत्र को लेकर बातचीत होनी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही है, लेकिन कांग्रेस 5 सीटें देने को तैयार है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। लोकसभा चुनावों में भी दोनों के बीच इंडिया ब्लॉक के तहत लड़ी थी, फायदा मिला था, और वही गठबंधन को अब विधानसभा चुनावों में उतारना चाहते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता। दो बड़े नेताओं केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा के बीच बातचीत हो चुकी है। मोटे तौर पर सहमति इस बात पर है कि साथ मिलकर लड़ना चाहिए। और अभी इस ब्रेकिंग स्टोरी के पहले हमने बात की थी अपराजिता कानून की, जो बंगाल में पास हुआ है। अपराजिता के बाद अब बात करते हैं शहजादी की। अपराजिता कानून में फांसी की सज़ा का प्रावधान है, लेकिन शहजादी को फांसी की सज़ा सुनाए जाने के बाद से शहजादी के परिजन परेशान हैं। दरअसल ये कहानी भारत की नहीं, दुबई की है, जहां भारत की एक शहजादी को दुबई में फांसी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की शहजादी शब्बीर खान को दुबई में एक अदालत ने मौत की सजा सुना दी है। 20 सितंबर के बाद उसे कभी भी फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। पीड़िता शहजादी के पिता दिल्ली में आकर विदेश मंत्रालय के अफसरों से मिल चुके हैं। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी उनकी मदद करें और उनकी बेटी, जो कि इस वक्त दुबई में है,
जेल में है उसको वहां से छुड़ा पाएं। आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 3 साल पहले। 2021 में शहजादी इलाज के लिए दुबई गई और अपने एक दोस्त उजैल की बुआ के घर पर रहने लगी। शहजादी के पिता का आरोप है कि शहजादी जहां रहती थी वहां एक और परिवार रहता था जिसका 4 महीने का एक छोटा बच्चा था। वो बच्चा दिन भर शहजादी के पास रहकर खेलता था, लेकिन किसी बीमारी की वजह से कुछ ही दिनों बाद बच्चे की मौत हो गई और इसका इल्जाम मढ़ दिया गया शहजादी के सर पर। आरोप है कि शहजादी को बच्चे की मौत के मामले में फंसाकर 1.5 लाख रुपए में बेचा भी गया। परिवार का आरोप है कि पैरवी न होने से दुबई कोर्ट ने उनकी बेटी को मौत की सजा सुना दी है। शहजादी ने कोर्ट में अपील भी की, मगर कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। अब उनकी सारी उम्मीदें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगी हुई हैं। आपको याद होगा, इसी साल फरवरी में भारत ने कतर में 9 ऐसे मर्चेंट नेवी के भारतीयों को छुड़वाया था जिनके ऊपर भी सजाए मौत की तलवार लटक रही थी। तब भी प्रधानमंत्री ने सीधे कतर के सबसे सुप्रीम लीडर्स के साथ बात की थी। क्या इस बार भी भारत सरकार अपने रसूख का इस्तेमाल कर कर एक गरीब भारतीय महिला की जान बचा पाएगी? इसी को लेकर आइए बात करते हैं शहजादी के अब्बा यानी उनके पिता फादर शब्बीर खान साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ कुछ देर पहले जुड़े थे। शब्बीर साहब, पहला सवाल तो यही है कि क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं आप? जी सर, मेरा नाम शब्बीर खान, मैं ग्राम गोरा मुगली, जिला बांदा का रहने वाला हूँ, थाना मटाव। ये मेरी लड़की बचपन में जल गई थी, तो जो शादी लायक नहीं थी, तो ये सर्जरी करवाई यहाँ पे रेजेंसी में। फिर वो लॉकडाउन के आसपास वो नौकरी करती थी यहाँ पे, रोटी बैंक में काम करती थी, गरीबों की मदद करती थी। उसी दरमियान जो है उजैर उर्फ पन्ना चौधरी, आगरा का ये लड़का रहने वाला है, वो उससे फेसबुक के जरिए बात हुई। इसने कहा कि वहाँ चली जाओ, इससे यहाँ 3,000 रुपये तुम्हें मिलते हैं, क्या होता है, वहाँ मेरे बुआ फूफा रहते हैं अबू धाबी में, वहाँ तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, तुम्हारा जो फेस खराब है वो भी अच्छा बन जाएगा, वो लोग बनवा देंगे, डॉक्टर वहाँ से अच्छे हैं। वो मेरी लड़की उसके बहकावे में आ गई और उससे उससे कुछ पैसा भी यहाँ ले लिया, 1.5 लाख रुपए करीब, वीजा के वहाँ वीजा इतना पैसा खर्चा हुआ है, ऐसा ऐसा। और 112 ग्राम सोने की जंजीर थी, विकलांग सर्टिफिकेट उसके बाद थे, वो सब डॉक्यूमेंट उसने, और ATM SBI बैंक का और बड़ौदा बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का बांधा था ही, ATM उसने ले लिया। अब हमारी लड़की चली गई वहाँ, जब तक बच्चा नहीं हुआ, तो जब एक जहाँ जाती है वो नाजिया है, वो सर्विस वहाँ करती है। जब बच्चा पैदा होता है 4 महीने के बाद, वो लड़की औरत जो है वहाँ जाती है अस्पताल, टीके जो बच्चे को टीके लगते हैं, वो तो पोलियो को जैसे जो भी कहते हैं उसको, वो टीके जब लगवा के उसकी माँ आती है और बच्चों को मेरी बच्ची को दे के चली जाती है, उसकी सास भी वहाँ से अंजुम खाना बेगा, वो बच्चा रोता रहता, मेरी लड़की ने फ़ोन किया, कहा वो इंजेक्शन लगवा दो, वो दूध पिला दो, इंजेक्शन लगे हैं, वो चुप हो जाएगा। अब इन्होंने दूध दूध पिलाया, उसकी सास और मेरी लड़की ने मिल के पिलाया, खिला के, फुसला के, और उसके बाद वो सो जाता है। उसके बाद रात में आती है, यहाँ का वहाँ का 1.5 घंटे का फ़र्क है टाइम का। तो मेरी लड़की बोलती कि अप्पी देखो इतनी देर नहीं, उमर सोता है, उमर लड़के का नाम था। उसके बाद वो जब वो हरकत उसके जिस्म में नहीं होती है, उसका बदन नीला हो चुका होता है, मुझे भर्ती अस्पताल लेके अपने असर से, बाकी बाकी पुलिस आती है, 36 घंटे पुलिस के अंडर में रहता है, लेकिन अपने असर से वो बगैर पोस्टमार्टम के, वहाँ के कानून के मुताबिक पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन इसने अपने असर से पोस्टमार्टम न करा के बच्चे का मिट्टी दिला दी। और तीसरे दिन ये रात में 2:30-3 बजे ये लोग आए, क्योंकि चौथे दिन तीसरे दिन मेरी लड़की ने बताया था कि ये लोग रो रहे हैं, पापा इनको समझा दो। इसके बाद 58 दिन के बाद मेरी लड़की को क्या ऐसी इनकी आफत आने वाली थी इनके ऊपर कि मेरे संतान 58 दिन के बाद, बच्चे के मरने के बाद 58 दिन के बाद मेरी बच्ची को मार-कूट के मोबाइल से कबूल करवाते हैं। एक इंग्लिश के पेपर में, एक अरबी के पेपर में कहते हैं कि इसमें दस्तखत करो। वो अरबी तो इतनी कठिन है कि वहाँ के लोग भी नहीं पढ़ पाते हैं। और तो और वहाँ कसम, जो बच्चे बच्चे के चाचा नबील नाम है, बच्चे के मरने के बाद यहाँ से गया अबू धाबी। मुकदमे के दरमियान इन दोनों भाइयों ने कसम खाई, फैज़ और या नवेल ने। बताइए वहाँ की अदालत ने ये सबूत तो मेरी लड़की को फांसी दी है। ये कहाँ का कानून है? ये कैसा कानून है वहाँ का? ये मैं प्रधानमंत्री जी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप और तो प्रधानमंत्री हैं और
विदेशों में चलती है। आप मेरी मदद करें, लड़की की मेरी मदद करें, मैं गुहार लगाता हूँ उनसे। कल परसों फोन आए तो बहुत रो रही थी। बस हम क्या करें पापा, मुझे बता दो हम क्या करें। यही कह सकते हैं अपने भारत सरकार से कि हमारी मदद करें। हम कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे। हम बहुत परेशान हैं। परसों से हम चाय भर पीते हैं, हमारे वाला घर नहीं जा रहा है, बस थोड़ा बहुत खा लेते हैं जीने के लिए। मेरी लड़की को मैं चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी से मेरे गुजारिश निवेदन हाथ जोड़ के कि मेरी लड़की को बचाए। वहाँ के बादशाह से ये बात कर ले तो उसको फांसी रोकी जाए और जांच करवा के उसको आगे बेटा का कसूर आए तो मैं उसको फांसी दी जाए, और नहीं तो उसको छोड़ा जाए। मेरी लड़की मुझे वापस दिलाई जाए। अजय, मेरी लड़की को वापस। बहुत ही हृदय विदारक बात है शब्बीर साहब। आपने कहा कि ज़बरदस्ती उसके सिग्नेचर लिए गए शहजादी के, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, क्या, क्यों? पोस्टमार्टम नहीं हुआ, बिल्कुल पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मेरे बच्चे ने बताया कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ। कई लोगों ने बताया जो तंजीम में जो यूँ चलाते हैं दिल्ली वगैरह में, जो मेरी मदद करते हैं अल्लाह वास्ते, अच्छे अच्छे लोग हैं दुनिया में, उन्होंने बताया कि वहाँ के वकील भी उन्होंने करवाया था। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम ने क्यों करवाया, हम पोस्टमार्टम की मांग करते हैं, लेकिन उस हमारे वकील की नहीं सुनी गई। शब्बीर साहब, सवाल ये भी है कि क्या आपकी बेटी अभी जेल में है, शहजादी? 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से 1 महीने 15 दिन ज्यादा हो गया सर। जेल के अंदर है, अबू धाबी अलबतवा जेल, अबू धाबी की जेल में, अलबतवा नाम की जेल में है इस समय। शब्बीर साहब, आपने दिल्ली आए, मुलाकात की विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से, आपको लगता है कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी मदद कर सकते हैं? कोई उम्मीद है आपको, आपकी बेटी बच सकती है? उन्हीं तो हाथ जोड़ से बार बार उन्हीं से बिल्कुल कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय, क्या जितनी लड़कियां उनकी बेटी जैसी नहीं है, वो तो हिंदुस्तान की हर लड़की उनकी बेटी जैसी है। क्या इस देश की वो लड़की नहीं है शहजादी? योगी से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये क्या इस देश की लड़की नहीं है? तो मोदी से बार बार कि बाहर का मसला है, वहाँ के बादशाह से बात करें अपने, वो कुछ भी कर सकते हैं मोदी जी चाहें, इसलिए कि मैं हम लोग जानते हैं कि वहाँ की कितनी पकड़ है पाओ। शहजादी के माँ बाप परेशान हैं और वो चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले, और इंसाफ वही मिल सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्रालय इस पूरे मामले पर इंटरवीन करे, दुबई सरकार से बातचीत करे, और शहजादी, जो कि उनके परिवारजन कह रहे हैं कि मासूम है, इनोसेंट है, उसकी फांसी की सज़ा माफ़ कराई जाए और उसको वापस हिंदुस्तान लाने में भारत सरकार मदद करे। हमारी शुभकामनाएं हैं। आई होप कि सब ठीक हो। शब्बीर साहब, थैंक यू सो मच, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बढ़ते आज की एक और अगली खबर की ओर। भारत में आजकल कानून एक नई परिभाषा सी बन गई है। इंसाफ और सजा दिलाने के लिए अदालत के बजाय बुलडोजर का सहारा लिया जाता है। आरोपियों पर मुकदमा चलाने और उसका नतीजा आने से पहले ही उन्हें कसूरवार मानकर उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। बहुत से लोग इसकी खुशी भी मनाते हैं कि कानूनी दांव पेचों का लंबा इंतजार करने के बजाय चट इंसाफ मिल जाता है। लेकिन क्या कानून की नज़र में ये सही है? आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। आप 4 तस्वीरों को देखिए। वो भारत के अलग अलग राज्यों से है और हर जगह बुलडोज़र के ज़रिए कथित तौर पर इंसाफ किया गया है। उदयपुर की तस्वीर 17 अगस्त की है। 2 स्कूली बच्चों के बीच हुई एक उदयपुर है आपके सामने। एक खरगोन आपको 10 अप्रैल 2022 की तस्वीर दिखाई दे रही है। एक अप्रैल 2023 की देहरादून की तस्वीर है और एक अयोध्या उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। यानी एक अलग अलग जगह की, अलग अलग राज्यों की 4 कहानियाँ आपके सामने हैं। एक राजस्थान है, एक मध्य प्रदेश है, एक उत्तराखंड है और एक उत्तर प्रदेश है। उदयपुर की तस्वीर 17 अगस्त की ही है। 2 स्कूली बच्चों के बीच हुई चाकूबाजी की घटना के बाद आरोपी छात्र को घर पे बुलडोजर चलाया गया। हालांकि ये घर छात्र का नहीं था, वो यहाँ परिवार के साथ किराए पर रहता था। मकान किसी रशीद खान का था, लेकिन रशीद खान का कहना है कि प्रशासन ने उसकी एक नहीं सुनी।
सुबह तड़के किराएदारों से मकान खाली करा के घर बुलडोजर से तोड़ दिया गया। राजस्थान सरकार की दलील थी कि यह अवैध निर्माण था, इसीलिए उसके घर को तोड़ा गया। रशीद खान को सुनते हैं। सरकार अब जो करेगी वही है। उम्मीद तो ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में सबसे ऊपर कोर्ट में चला गया, उसके बाद में मैं क्या कर सकूँ। तो कोर्ट फैसला करेगी वही होगा। तो आपको कितना मुआवजा देने के लिए बात करी गई थी? मेरे को तो मुआवजे की अभी तो कोई बात ही नहीं करी। तो अब यदि मुआवजा मिलता तो कितना? कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि मतलब हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई फोन हुआ कुछ भी, मतलब तो मेरे को बुलाया ना, कुछ भी नहीं करा। ये तो ही बात राजस्थान की। अब बात करता हूँ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में रामनवमी यानी 10 अप्रैल 2022 को निकले जुलूस में उपद्रवियों ने पथराव किया था। शहर के तालाब चौक से शुरू हुआ पथराव व आगजनी का सिलसिला रात होने तक आधे शहर में फैल गया। देखते देखते हालात शहर में बेकाबू हो गए थे। 20 दिन से ज्यादा कर्फ्यू लगा रहा था। खरगोन दंगा के आरोपियों पर उस वक्त की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बुलडोजर चलाया था। जिला प्रशासन ने दंगाइयों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाते हुए उनको जमींदोज कर दिया। 5 जेसीबी मशीनों से दंगाइयों के घरों को तोड़ा गया। दंगाइयों के करीब 10 मकानों पर बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया था। इस तरीके से बुलडोजर का आतंक उस वक्त मध्य प्रदेश की सरकार ने दिखाया था। अगली कहानी उत्तराखंड की थी। उत्तराखंड में भी देहरादून या उधम सिंह नगर आरोपियों के मकानों को जमींदोज किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा है कि ऐसी कार्रवाई कानून के खिलाफ है, तो लोग उसे इंसाफ बता रहे हैं। कल ही एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के जरिए इंसाफ करने वाली जो सरकारें हैं उनके मंसूबों पर बुलडोजर चला दिया था, ये कहते हुए कि भाई कानून के तहत ही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जब मन चाहे जिसका घर तोड़ दिया, बुलडोजर चला दिया, ये उचित नहीं है। इसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत लोगों ने आज उत्तर प्रदेश की सरकार का नाम भी लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बुलडोजर बाबा के नाम से अब प्रसिद्ध हो चुके हैं। उनके राज में बहुत से शहरों और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर पिछले ही महीने 22 अगस्त को चला था। अयोध्या, आपको याद होगा, अयोध्या और कन्नौज में रेप के आरोपियों के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चलाए गए थे। शहर इमाम ने क्या कहा, मुफ्ती साहब ने, आइए सुनते हैं। चूँकि ये वाकई इंसानियत के भी ख़िलाफ़ था और ये इंसाफ के भी ख़िलाफ़ था कि अगर जुर्म बाप ने किया है तो बेटे को सज़ा दी जाए, या अगर बेटे ने जुर्म किया है तो बाप के घर को बर्बाद कर दिया जाए, भाई ने अगर जुर्म किया है तो भाई के घर की तोड़ फोड़ कर दी जाए। ये वाकई इंसानियत के भी ख़िलाफ़ था और ये इंसाफ के भी ख़िलाफ़ था। और हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से मुकम्मल तौर पर कि जब इस पर पेशकदमी की गई है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द इससे फैसला भी आएगा। और फिलहाल खबरों की खबर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे आपको इजराइल और देंगे ताज़ा अपडेट। बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी कितनी ज़्यादा खतरे में। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। और अब बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की। 2 दिन पहले आपको याद होगा हमास की गुफाओं से इजराइल के जो 6 बंधक बनाए गए थे करीब 10-11 महीने पहले, उन 6 बंधकों के शव मिले थे। उन शव मिलने के बाद इजराइल में एकदम से माहौल बहुत गर्मा गया। पहले से ही कम लोकप्रियता से जूझ रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बाकायदा अपने देश से अब माफ़ी मांगनी पड़ी है और देश भर में हमास के साथ बंधकों की रिहाई का समझौता करवाने के लिए अब उन पर दबाव पड़ता जा रहा है। वो समझौता करने के मूड में नहीं दिखे हैं, लेकिन अब जनता सड़कों पर है। करीब 4 लाख से ज़्यादा लोग परसों के दिन सड़कों पर उतरे थे। लाखों प्रदर्शनकारियों के साथ साथ वहां की ट्रेड यूनियन ने भी समझौते के लिए अब नेतन्याहू सरकार पर दबाव बना दिया है। रक्षा मंत्री भी अपने प्रधानमंत्री की मुखालफत कर रहे हैं। अपने देश में तो वो लोगों के विरोध का सामना कर ही रहे थे, अपनी विरोधियों का, सियासी विरोधियों का भी सामना कर रहे थे। उनके सबसे मजबूत और ताकतवर दोस्त जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस लड़ाई में रहे थे, उन्होंने भी अब कह दिया है कि इजरायली प्रधानमंत्री
बंधकों का समझौता करना ही नहीं चाहते हैं। उनको जितना काम करना चाहिए था बंधकों की रिहाई को लेकर, वो नहीं कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है, जैसा नेतन्याहू के आलोचक भी उन पर आरोप लगाते रहे कि प्रधानमंत्री का मकसद हमास का सफाया करना नहीं, बल्कि इस संघर्ष को जितना लंबा खींचा जा सके उतना लंबा खींचना है, ताकि उतनी लंबी वो सत्ता पर काबिज रह सकें। ये तस्वीरें 2 दिन पहले की हैं, जब तेल अवीव की सड़कों पर लाखों की संख्या में लोग उतर आए थे। 11 महीने बीत रहे हैं। गजा पट्टी को तबाह करने के बावजूद इजराइल अभी तक हमास से अपने सभी बंधकों को रिहा नहीं करा पाया है। करीब 97 बताया जाता बंधक अभी भी हमास के कब्जे में है। हमास को बर्बाद करने के बाद जो नेतन्याहू बोलते रहे, वो भी वो नहीं कर पाए हैं। तो क्या इजराइल अपने बंधकों को कभी छुड़ा पाएगा? क्या नेतन्याहू अपने मंसूबों में कभी कामयाब हो पाएंगे, या फिर इस मोड़ पर इजराइल को हमास के साथ समझौता ही करना पड़ेगा? आखिरकार क्यों हमास इस लड़ाई में नेतन्याहू पर हावी हो गया है? बताया जाता है हमास के पास जो इलाका बचा हुआ है उसमें ज़मीन के 10-10, 15-15 मंजिल नीचे गुफाएं हैं। उन गुफाओं में इन बंधकों को रखा गया है। हालांकि ये बातें भी मीडिया में आती है, किसी ने देखा नहीं है वो बंधक कहाँ पर हैं। पर हमास के नेता, हमास के लीडर अपने इलाके से, जो कि फ़िलिस्तीन का इलाका है, वहाँ से वीडियो बनाकर रिलीज़ भी करते रहे हैं और बार बार पोस्टर्स भी रिलीज़ करते रहे हैं। हमारे इसी मुद्दों पर हमने बात की। हमारे साथ कुछ देर हमारे साथ जुड़ रहे हैं खीमराज जहांगीर साहब, जो कि इस वक्त ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। पहला सवाल तो यही जहांगीर साहब, आपसे कल जब हम आपसे बात कर रहे थे तब तक तो यही बात हो रही थी कि भाई अब क्या करेंगे नेतन्याहू ने अपने देश के लोगों से माफ़ी मांगी है। सवाल यही कि क्या उनको जनता माफ़ कर देगी? क्या स्ट्राइक कॉल ऑफ होगी? नेतन्याहू ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत ही कम बार माफी मांगी है, तो ये माफी अपने आप में बड़ा मायना रखती है इजरायलियों के लिए। उन्होंने अभी अक्टूबर 7 की जो घटना हुई थी उसके लिए माफी नहीं मांगी है या उसके लिए जिम्मेदारी नहीं ली है। नेतन्याहू का माफी मांगना दो बातों पे मतलब 2 कारणों से बहुत गंभीर बात बनी। एक तो डिफेंस मिनिस्टर का गुरुवार और शुक्रवार को ये कहना कि प्रधानमंत्री ने अब ऑफिशियली बंधकों को मरने पे छोड़ दिया है। गुरुवार को जो सिक्योरिटी की बैठक होती है उसमें नेतन्याहू एक रेजोल्यूशन लाते हैं कि हम फिलाडेल्फी कॉरिडोर से आर्मी को कभी नहीं हटाएंगे, और डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये तो फिर आप जो बातचीत हो रही है उसके खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं, तब तो बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं है, तब तो आप हमास की किसी बात पे समझौता करेंगे ही नहीं। तो नेतन्याहू की सबसे बड़ी मुश्किल गुरुवार और शुक्रवार को थी कि ऑफिशियली जो रक्षा मंत्री हैं वो उनके युद्ध नीति के अब पब्लिकली खिलाफ हैं, जो कि एक बड़ी गंभीर मामला है, क्योंकि बिना सेना और बिना डिफेंस मिनिस्टर की सहमति के युद्ध कैसे जारी रखा जाएगा। और दूसरा जो हुआ घटना वो था 6 लोगों का मारा जाना या उनका कत्ल हो जाना, जो कि हमास की अपनी बर्बरता को तो दिखाता ही है, पर इजराइल के आवाम के लिए बड़ा मतलब कि ये दुखदाई पल था। वो परिवार बहुत महीनों से एक डील की मांग कर रहे थे, पर इनका मारा जाना बहुत ज्यादा इमोशनल इशू बना, और इस घटना का रक्षा मंत्री की घटना के साथ होना जनता को बहुत मतलब एक तरह से दुख गया। तो जो लेबर यूनियन है उन्होंने स्ट्राइक करी एक दिन की बड़ी, मतलब वो भी बहुत गंभीर चक्का जाम होता है पूरे देश का, जिसमें एयरपोर्ट तक बंद हो जाता है। इजराइल के जो राजनीतिक दूतावासों में जो डिप्लोमेट्स और जो एम्बेसडर हैं वो भी उस वर्कर यूनियन का हिस्सा है, तो वो भी उस दिन काम नहीं करते। तो नेतन्याहू एक तरह से पहली बार राजनीतिक संकट में दिखे, क्योंकि उनके खिलाफ 4 से 5 लाख लोग इजराइल की सड़कों पे उतर आए थे शनिवार को और इतवार को। इजराइल मतलब 90 लाख की आबादी का देश है, तो उस 90 लाख में से अगर 4-5 लाख लोग आपके लिए सड़कों पे उतर आए तो मतलब आपके राजनीतिक संकट का तो मतलब वो पूरा इंतजाम लेके आए हैं। तो नेतन्याहू थोड़े सहमे हुए हैं कि जनता अब उनको कितना दबाव में रख सकती है, और वो डिफेंस मिनिस्टर और सेना के बढ़ते विरोध से भी बचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी छवि किसी न किसी तरह से बच जाए जनता के बीच, ताकि वो आर्मी और सेना के प्रमुख से सामना कर सके, वरना युद्ध जीता कैसे जाएगा अगर जनता ही आपके पक्ष में नहीं है
और सेना ही आपके पक्ष में नहीं है। जाकिर साहब, अगला सवाल भी यही था। नेतन्याहू आजकल अपने बुरे दिन देख रहे हैं। उनके अपने जो करीबी मित्र हैं, जो बाइडेन साहब अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिए उनके इंटेंशन पर। कह दिया है कि इस हॉस्टेज क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए अच्छे कड़े कदम उन्होंने नहीं उठाए हैं। क्या आपको लगता है कि इजराइल और अमेरिका के संबंधों में भी खटास आ गई है? देखिए, इसके बड़े गंभीर परिणाम अमेरिका और इजराइल के संबंधों पे पड़ेंगे। नेतन्याहू जाहिरन तौर पे जो बाइडेन और एंथनी ब्लिंकन के खिलाफ सोच रखते हैं, और वो समझौते की हाँ करते जरूर है अमेरिकन दबाव में, पर उस समझौते के लिए नीति नहीं अपनाते हैं। तो बाइडेन का इस समय अल्टीमेटम जैसा देना नेतन्याहू को कि अब हम खुले तौर पे आपकी साख को नहीं बचाएंगे, हम पब्लिकली कहेंगे कि आप खिलाफ हैं हॉस्टेज डील के। अब तक वो थोड़ा मसला तो मुश्किल है कि हमास कितना जिम्मेदार है, पर नेतन्याहू अगर जिम्मेदार हैं तो अब अमेरिका वाले नेतन्याहू को पब्लिकली उस बात के लिए अकाउंटेबल ठहराएंगे। इससे हो सकता है नेतन्याहू पे आने वाले दिनों में इजराइल की जनता का ज्यादा दबाव बढ़े। दूसरी बड़ी मुश्किल बाइडेन की वो है जो शायद यूनाइटेड किंगडम जैसे देश की नहीं है। आप देखें, कल ही यूनाइटेड किंगडम ने अपने 3 बड़े सैन्य समझौतों को खत्म सा कर दिया कि हम आपको 3 तरह की सैन्य सहायता नहीं देंगे, जो कि बहुत ही बड़ा डिसीजन है इजराइल के डिप्लोमेटिक अलाइज के नजरिए से। जो बाइडेन क्या इतना सख्त कदम उठाएंगे नेतन्याहू के खिलाफ जितना यूनाइटेड किंगडम उठा रहा है, ये देखने वाली बात है। पर जाहिर सी बात है, कमला हैरिस अगर आती हैं जो बाइडेन के बाद, तो जो बाइडेन और कमला हैरिस नेतन्याहू से तो बहुत हद तक उलझे रहेंगे, क्योंकि ये बुनियादी सोच का फर्क है। वो लोग चाहते हैं कि फिलिस्तीन का राज्य बने, नेतन्याहू उसके बारे में यकीन कम रखते हैं। वो चाहते हैं कि युद्ध और जंग की और लड़ाई की बातें खत्म हो, किसी तरह का शांति समझौता हो जाए। नेतन्याहू युद्ध और जंग में ही अपना राजनीतिक जीवन ढूंढते हैं। तो बुनियादी तौर पे इन नेताओं में कभी बनने की गुंजाइश तो नहीं है। ट्रंप आ जाए तो नेतन्याहू के दिन अच्छे आ सकते हैं, और नेतन्याहू और उनके साथी इसी फिराक में है कि डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, जो बाइडेन का बचा कुचा जो भी दबाव है वो अब कुछ महीनों का है। तो बहुत मुश्किल का दौर है नेतन्याहू के लिए। शुक्रिया जहांगीर साहब हमसे बात करने के लिए। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। धन्यवाद।